हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 फरवरी से हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। एसएसटी का एग्ज़ाम 25 फरवरी को है। तो हम लोग ये सारी लेक्चर्स में सारे एसएसटी के चीज़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की स्टार्ट होती है एक सपने से, एक ड्रीम से। जो ड्रीम देखा था फ्रेडरिक सूरियो ने। ठीक है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसने अपना कुछ सपने इमेजिन किए और 4 प्रिंट्स बनाए, मतलब 4 प्रिंट्स मतलब 4 पेंटिंग्स बनाई, जिसमें उसने अपने सपने को जो उसने देखा था उसको पेपर पे उतारा। अब उस पेपर में उसने क्या उतारा, पहले ये इमेज देख लीजिए। ये जो फोटो है ये फ्रेडरिक सूरियो की उन 4 में से एक पेंटिंग का पार्ट है। एंड अब हम आते हैं वापस। उसने एक ऐसे वर्ल्ड का सपना देखा, ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ऐसे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का वर्ल्ड, मतलब ऐसा वर्ल्ड जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो एंड सोशल रिपब्लिक्स। डेमोक्रेटिक बताने की जरूरत है नहीं, डेमोक्रेसी ऐसी कंट्रीज जिसके यहां जो रूलर होता है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है। एंड रिपब्लिक्स क्या होते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोई भी पर्सन उस लॉ से अबव हो ही नहीं सकता। जैसे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी है तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, वो अपने मन का कुछ नहीं कर सकता है। तो सेम वे में फ्रेडरिक सूरियो ने इमेजिन किया कि ऐसा वर्ल्ड जिसमें जो कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक है, मतलब जनता सर्वश्रेष्ठ है, और सारी रिपब्लिक्स हैं। द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल of Europe and America, men and women of all ages and class, marching and offering homage to the Statue of Liberty. इसमें उसने किसको इमेजिन किया, जो भी अमेरिकन कंटिनेंट पे लोग रहते थे, जो भी यूरोप के कंटिनेंट पे लोग रहते थे, उन सारे लोगों को इमेजिन किया कि वो लोग एक ऐसी दुनिया में बना रहे हैं, एक ऐसी कंट्रीज बना रहे हैं जिसमें उसने इमेजिन किया कि ये एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसके अराउंड लोग मार्च करते हुए जा रहे हैं और इसको होमेज दे रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है। ऑन द अर्थ लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और यहां जहां ये मार्च कर रहे हैं, यहां पर कुछ शैटर्ड रिमेन्स है, मतलब टूटे फूटे बिखरे हुए टुकड़े हैं। ये किस चीज के टुकड़े हैं, ये टुकड़े हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसपे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, निरंकुश, जो कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी ने चोरी की तो राजा ने कहा कि क्या सजा देनी है, और राजा ने कहा फांसी पे चढ़ा दो। अब चोरी की सजा तो फांसी हो नहीं सकती, पर अब राजा है वो बोल दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते। इस तरीके की गवर्नमेंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, जो कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगी हुई है। ठीक है, यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो इसको एक रिपब्लिक बना दे। तो ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के टुकड़े जमीन पर फेंके हुए हैं। ये सारे टुकड़े उस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के हैं, जो इंस्टीट्यूशन कभी उन्हें लगता था कि कभी वो नहीं खत्म होने वाले, एक ना एक दिन उनको भी ऐसे ही तबाह हो जाना है। एंड इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। फ्रेडरिक ने इमेजिन किया एक यूटोपियन विजन। ठीक है, यूटोपिया का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट मतलब गांधी जी का राम राज्य। जैसे गांधी जी के आइडियाज थे, गांधी जी कहते थे, गांधी जी का आइडिया था कि पुलिस होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए पुलिस, क्योंकि गांधी जी को लगता था कोई क्राइम करने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो उन्हें लगता था कोई क्राइम नहीं करेगा, सब कोई आपस में मिलजुल के रहेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्राइम तो लोग करेंगे ही। तो इस वजह से जो यूटोपिया है एक ऐसा विजन है, एक ऐसी आइडिया है जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो। जैसे हम फिजिक्स में भी देखते हैं कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, बट अगर हम अर्थ पे करें तो वो हमें नहीं दिखता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो आइडियल वर्ल्ड नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है। सेम चीज यूटोपिया का है। तो उसने इमेजिन किया कि जहां पर जो लोग हैं वो ग्रुप्ड हैं, अलग अलग ग्रुप में चल रहे हैं, अलग अलग देश बना के, जिनको हम उनके अलग अलग झंडों से पहचान सकते हैं। जैसे ये किसी और कंट्री का झंडा है, किसी और का फ्लैग है, किसी और का फ्लैग है, और ये सब ग्रुप में मार्च कर रहे हैं। ठीक है, सो
USA and Switzerland are followed by France and Germany, which are followed by the people of Austria, Two Sicilies, Lombardy, Poland, Germany, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सारी यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हैं जो ये सपना लेके चल रही हैं, ठीक है। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेजिंग विच सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन स्टेट्स। यहां पर देखो, हेवन से कुछ एंजल्स देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं। इन लोगों के देखने का क्या मतलब है? इन सबको, भले ये किसी अलग अलग कंट्रीज के हैं, ठीक है, पर इनके मन में एक आइडिया है कि हमें बनाने वाला हमारा गॉड तो एक ही है। जब सबका गॉड एक ही है तो हम लोग क्या हुए? हमारा क्रिएटर एक है, तो हम सब आपस में तो भाई बहन हुए। जैसे हम प्लेज लेते हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी एक फ्रेटर्निटी है। तो जो फ्रेटर्निटी का आइडिया आया है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। लिबर्टी मतलब सबको फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी सबको बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, तो आपस में सबका भाईचारा होना चाहिए। तो जो नेशनलिज्म का पूरा स्टार्ट था वो हुआ ही था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। पूरा नेशनलिज्म का आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। पूरी स्टोरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्लास 9 के पहले चैप्टर में है। ये 9th और 10th की हिस्ट्री इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि 9th की नहीं पढ़े 10th में आ गए और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड हैं, मैथ्स में मल्टीप्लाई नहीं सीखे तो यहाँ कुछ यहाँ नहीं हो पाएगा। सेम चीज एसएसटी के साथ भी है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। क्या हुआ था 1789 में? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? एक र्यूमर उठा जिसकी वजह से फ्रांस के लोग बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ दिए, वहां के जेल को तोड़ दिए और वहां के कैदियों को आजाद करा दिया। वहां से एक स्टार्ट हो गया रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अगेन एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब निरंकुश राजा के अंदर फ्रांस एक टेरिटोरियल स्टेट था, उसका एक राज्य था। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उस राजा की जो पदवी थी वो चली गई। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन्स। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें उससे क्या हुआ? जो सोवरेनिटी थी वो मोनार्की से हट के फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली गई। सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी का हिंदी में मीनिंग होता है संप्रभुता। सोवरेनिटी का मतलब मेरे लाइफ का डिसीजन मैं लेने के लिए काबिल हूं, मैं लूंगा। जैसे इंडिया के केस में अगर इंडिया कुछ करना चाहता है और कोई फॉरेन कंट्री उसको कहती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो इंडिया उस टाइम वो कहता है ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसके लिए आपसे पूछने नहीं जाएंगे कि क्या करेंगे। बस यही चीज होती है सोवरेनिटी। तो उस कंट्री में क्या होना है ये डिसीजन लेने का राइट अब किसके पास चला गया? फ्रेंच सिटीजन्स के पास। और यहां से फ्रांस जो कि एक मोनार्की था, मोनार्की से कन्वर्ट हो गया रिपब्लिक में। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये प्रोक्लेम कर दिया, मतलब ये घोषणा कर दी, ये डिक्लेयर कर दिया कि जो उनकी कंट्री है वो रूल की जाएगी उनके पीपल के द्वारा, और उनको क्या बनाना है, अपनी कंट्री का क्या डेस्टिनेशन चूज करना है, क्या डेस्टिनी है, वो वहां के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि एक राजा जिसको मतलब ही नहीं है जनता क्या चाहती है। ठीक है। द आइडिया ऑफ अ नेशन। अब नेशनलिज्म हम समझ गए। नेशनलिज्म क्या है? एक कलेक्टिव फीलिंग है जिसमें सबको एक साथ होने का फील होता है कि हम एक ही हैं। अब इसमें हम आते हैं द आइडिया ऑफ नेशन। नेशन का आइडिया क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबके बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने की कोशिश किया। ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि हम इस कंट्री के पार्ट हैं, ये कंट्री हमारी है, यही है नेशनलिज्म। और कोई भी नेशन बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कलेक्टिव आइडेंटिटी का होना। ठीक है। अब हो सकता है कई जगह ये कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें नहीं दिखे, जैसे एक लैंग्वेज
इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, इंडिया में तो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। एक रिलीजन, इंडिया में मल्टीपल रिलीजन है। ऐसे करते हुए बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बट हो सकता है हमारे पास कोई आइडेंटिटी ना मिले। बट हम इंडिया में क्या करते हैं, हम एक शेयर्ड फीलिंग है, हमारे पास एक शेयर्ड फीलिंग है। क्या फीलिंग है? हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। हम देश की आज़ादी के लिए साथ मिलकर लड़े हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जो कलेक्टिव हमें कलेक्टिव होने का फील कराती है। ठीक है, तो सेम चीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस के लोग कर रहे थे। फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी के आइडियाज को पॉपुलर कर रहे थे। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स। अब फ्रांस में ला पैट्री का कॉन्सेप्ट लाया गया। ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड, जैसे हम मदरलैंड कहते हैं, भारत हमारी माँ है। उन्होंने एक ऐसा आइडिया लगाया कि फ्रांस हमारे बाप हैं, और ले सिटोयन सिटीजन, हम उनके सिटीजन हैं या बच्चे हैं। जिससे क्या हुआ, एक फैमिली वाली फीलिंग आ गई कि हम सबका गार्जियन कोई एक ही है, हम किसके लिए जी रहे हैं, हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। इस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग लोगों के अंदर डाली गई। एक नया फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर, जो पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड था, जो राजा का झंडा था, उसको हटा दिया गया, एक ट्राई कलर लाया गया। द स्टेट्स जनरल जो था उसको इलेक्ट किया गया। पहले वो राजा के ऊपर चलती थी। स्टेट्स जनरल क्या था? स्टेट्स जनरल पहले फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो कि किंग थे, फर्स्ट स्टेट में किंग थे, सेकेंड स्टेट में क्लर्जी एंड नोबल्स, एंड थर्ड स्टेट्स में जो पुअर पीजेंट्स थे, कॉमन पीपल, वो लोग थे। मेजॉरिटी थर्ड स्टेट की थी, पर कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो वोटिंग कराई जाती थी। वो कहते थे अरे हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, हम लोग वोट करा के करते हैं, एक वोट इनका, एक वोट इनका और एक वोट इनका। बहुत डेमोक्रेटिक थे वो लोग। अब कोई भी डिसीजन लेना होता था तो इन तीनों लोगों से वोट कराई जाती थी, और जहां भी ये दोनों लोग वोट देते थे इनमें से कोई भी 2 सपोर्ट कर देगा, वो बिल पास हो जाता था। ये लोग बहुत डेमोक्रेटिक थे। पर रियलिटी क्या थी कि मेजॉरिटी पीजेंट्स की थी। तुम ऐसे समझ लो कि किंग एक है, एक लोगों को हमने एक वोट दिया है, और यहां अगर सपोज 10,000 हैं और उनको भी हमने एक वोट दिया है, तो इक्वालिटी कहाँ है? नाम की डेमोक्रेसी चल रही, इक्वालिटी कहीं है नहीं। तो ये चीज चेंज की गई और ये स्टेट्स वाला सिस्टम हटा दिया गया। ठीक है, जो स्टेट्स जनरल थे वो इन्हीं तीनों बॉडी को मिला के बनाते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब उसको इलेक्ट किया जाने लगा बाय द एक्टिव सिटीजन्स, और उसका नेम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं? अगेन ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। एक्टिव सिटीजन्स का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो जिनके पास वोटिंग राइट है, जो टैक्स देते हैं, जो 25 साल के ऊपर हैं और जो टैक्स देते हैं, वो थे एक्टिव सिटीजन्स। A centralized administrative system formulated uniform laws for all citizens within its territory. अब जब डिसीजन लेने का पावर सिटीजन्स के पास चला गया तो सबसे बड़ी चीज क्या है? यूनिफॉर्म लॉज बनेंगे। जैसे हम अगर लॉज में कभी भी पढ़ें तो लॉज कैसे बनते हैं? अगर कोई भी लॉ बनाना चाहता है तो लॉ इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें अगर उसे कोई एक अनचाही जगह मिल जाए तो उसमें भी वो अपने लिए अकॉर्डिंग लॉ बनाए। मतलब ऐसा नहीं कि उसने लॉ बना दिया सब अपने फायदे के लिए, पर उसे नहीं पता वो कहाँ है। तो एक यूनिफॉर्म लॉज बनेंगे, सबके लिए बराबर लॉज, जिससे क्या होगा? जिससे सबको सिक्योरिटी फील होगी, सबको लगेगा कि हाँ मेरा भी देश है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। जैसे रिलीजन में ऐसी चीजें नहीं थी। रिलीजन में जो पावरफुल था अपने हिसाब से रूल बनाता चला गया। सोसाइटी में आदमी ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने अपने हिसाब से रूल बनाया और विमेन का ऑपरेशन किया। ठीक है, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स वाज एडॉप्टेड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? जब कोई एक कंट्री, सपोज कंट्री ए कंट्री बी में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो अगर ये 10 रुपए की चीज बेच रही है, 10 रुपए की चीज एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये कंट्री क्या करेगी? यहाँ पर कुछ टैक्स लगा देगी, जिससे इसका रेट बढ़ के 12 हो गया। ये जो टैक्स लगा है इसे ही कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब
ये सारी चीजें इंटरनल कस्टम ड्यूटी ये फ्रांस के अंदर ही लग रही थी, एक कंट्री के अंदर ही कस्टम ड्यूटी लग रही है, जो कि हम देख रहे हैं कस्टम ड्यूटी क्या है, दो अलग अलग कंट्रीज में लगती है, बट फ्रांस में ये अंदर ही लगती थी, एक ही कंट्री में लगती थी। तो ऐसे ड्यूटीज को हटा दिया गया, वेट्स का यूनिफॉर्म सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है, कि सभी जगह वेट्स का मेजर एक ही होगा। 1 kg जो है वो हमने डिसाइड कर दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो भी वेट है उसका नाम 1 kg है, और यही 1 kg हर जगह इतना ही होगा। 1 मीटर हमने लेंथ मेजर कर दी कि दिस इज 1 मीटर, जिसको भी मेजर करना है इससे 1 मीटर मेजर कर ले, अपने मन से 1 मीटर ना बनाइए, कोई 1 मीटर इतना बना लिया, कोई इतना बना लिया, नाम एक ही है लेकिन मेजरमेंट अलग हो, तो ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो छोटे छोटे एरियाज में बोले जाते भाषा थे, कॉमन भाषा जैसे हमारे यहाँ बोली जाती है, कहीं पर अवधी, मगधी, इस तरीके की जो भाषाएं बोली जाती है उनको डिस्करेज किया जाने लगा। मतलब फ्रांस के लिए बता रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि वहाँ पर भी अवधी बोली जाती थी। तो ऐसी भाषाओं को डिस्करेज किया जाने लगा और सिर्फ फ्रांस को, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया जाने लगा, जिससे लोगों के अंदर एक फीलिंग है, हमारे पास कोई पूछ ले कि तुम लोग अपने आप को देश कहते हो, तुम्हारे अंदर कॉमन क्या है, तो उनके पास बताने को रहे कि हमारे पास देखो लैंग्वेज है वो कॉमन है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बना कैसे। Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. ये सारी कंट्रीज अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थी। जैसे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री समझनी है तो हर चीज को हम इंडिया से रिलेट कर करके समझेंगे, तभी हम जो अपने आसपास देख पाएंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे लगेगा पता नहीं किस यूनिवर्स की कहानी चल रही है। तो हम इंडिया के कंपैरिजन में करते चलेंगे। जैसे डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, हमारे यहाँ भी इंडिया ज़्यादा टाइम तो यूनाइटेड रहा नहीं है। अशोक के बाद फिर जो मिडिवल टाइम में अलग अलग राजा आए, छोटे छोटे एरियाज पे रूल करते रहे, इंडिया अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड था। सेम चीज इनके साथ भी था कि ये सारी कंट्रीज अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेसी में थी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी अगेन एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, वो अपने मन के मालिक हैं, ठीक है। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, और इनकी टेरिटरीज में डाइवर्स पीपल रहते थे। अब ये डाइवर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम समझ रहे हैं नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म का मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? कलेक्टिव आइडेंटिटी। पर यहाँ पर है डाइवर्स आइडेंटिटी, अलग अलग आइडेंटिटी। कोई अपने आप को एक ही रीजन में फ्रांस बोलने वाले रह रहे हैं, एक ही रीजन में जर्मन बोलने वाले रह रहे हैं। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी हम देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, वॉर होने लगते हैं, सिविल वॉर होता है, ठीक है। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो अपने आप को जब देखते थे तो वो देखते थे कि हमारे बीच में कोई भी कॉमन आइडेंटिटी है ही नहीं। हम लोग एक दूसरे के साथ कभी थे ही नहीं, ना कभी हो सकते हैं। ऐसा एक आइडेंटिटी उनको कभी मिली ही नहीं कि हम लोग एक ही हैं। ना ही उनका कल्चर कॉमन है, वो अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। और तो और ज़्यादातर वो अपनी अलग लैंग्वेज बोलते थे। लैंग्वेज के नाम पे भी बहुत ज़्यादा बवाल होता है। हमने अपनी कंट्रीज में भी देखा है लैंग्वेज के नाम पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। रिलीजन के नाम पे इंडिया का पार्टीशन हुआ है, लैंग्वेज के नाम पे इंडिया में स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। स्टेट्स के जो बाउंड्रीज बने वो लैंग्वेज के नाम पे बने हैं। हम जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन किस तरीके से लैंग्वेज के लिए गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि सारे जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के नाम पे बने। तो उनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज का यूज करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेपोलियनिक कोड पे। द नेपोलियनिक कोड। जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने अब आर्मी का एक कमांडर चुना था, नेपोलियन को। जब नेपोलियन कमांडर बना तो नेपोलियन ने बहुत तेजी से फ्रांस की आर्मी को स्ट्रेंथन किया,
नेपोलियन बहुत अच्छा कमांडर था, बहुत पावरफुल था। और ये सारी स्टोरी नेपोलियन की क्लास 9 की बुक में है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। एंड नेपोलियन ने तो डेमोक्रेसी फ्रांस में खत्म कर दी, बेचारे लड़ लड़ के डेमोक्रेसी लाए, नेपोलियन आया डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। नेपोलियन ने कहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ओवर, आई एम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, मैं ही हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिस चीज के लिए तुम इतने साल से लड़ रहे थे वो मैं ही हूं। ठीक है, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म करके गलत तो किया, पर कुछ तो सही कर गया। क्या सही किया? नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। नेपोलियन ने रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स का यूज किया। रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जो हमने पूरे रिवॉल्यूशन में लड़ते हुए आए थे, जिन आइडियाज को लेकर आए थे, उसने उसका यूज किया और एकदम नया सिस्टम बनाया जो कि रेशनल हो और इफिशिएंट हो। मतलब रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, जिस बात में कोई तुक बने, ऐसा नहीं कि बेतुकी बात कर रहे हो, और इफिशिएंट। इस तरीके से उसने क्या क्या चेंजेस किया? द सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियन लेके आया सिविल कोड, जिसका नाम है, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब इसने क्या किया? डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने क्या किया? सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जैसे कोई यहाँ पर इंडिया में हायर कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, और एक तो वो बहुत प्राउड में रहता है कि भाई हम तो बड़े कास्ट में जन्म लिए हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया? ऐसे सारे प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया जो उनके सिर्फ बर्थ से मिल जाते थे, कि आप इस ग्रुप में पैदा हुए हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो नेपोलियन ने वो सारे सिस्टम ही खत्म कर दिए और उसने सबके लिए इक्वालिटी लाई। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो था, इक्वालिटी, नेपोलियन ने स्टैब्लिश की। एंड ही ऑल्सो सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी सिक्योर की कि सबके पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, प्रॉपर्टी उनसे कोई छीनेगा भी नहीं। इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सरकार चलाना, जैसे आज का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, एग्जीक्यूटिव हमारी मिनिस्टर्स हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस हैं, ये सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में भी रिफॉर्म किए। ही abolished the feudal systems and freed peasants from serfdom and manorial dues. फ्यूडल सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। अगेन फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम अगेन क्लास 9 में है, तो अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो क्लास 9 तो क्लियर होना चाहिए, बट तब भी शॉर्ट में समझ सकते हो फ्यूडल सिस्टम क्या है। इंडिया का जमींदारी सिस्टम इससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। फ्यूडल सिस्टम मतलब एक जमीन होगी, ठीक है, जिसका एक ओनर होगा, उसे हम कहते हैं फ्यूड, ठीक है, फ्यूड्स। और उस पे काम करने वाले पीजेंट्स, इसके खेतों पे कुछ पीजेंट्स काम करेंगे, ठीक है, जिन्हें हम सर्व्स कहते हैं, और मैनर्स भी, दो नाम है, सर्व्स एंड मैनर्स, दोनों की कैटेगरीज अलग अलग हैं। तो सर्वडम कुछ हिसाब से समझ लो गुलामी टाइप का, और मैनोरियल ड्यूज जो उनके बकाया थे, जो उनका कर्जा होता था वो नहीं पूरा कर पाते थे तो उन्हीं की जमीनों पे उन्हें काम करना पड़ता था, वो सारी चीजें नेपोलियन ने खत्म कर दी और कह दिया कि अब जो पीजेंट्स हैं वो किसी के गुलाम नहीं है, वो फ्री हैं। इन द टाउन्स गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, टाउन्स में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थी। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? जब कुछ लोग ट्रेड करते हैं तो अपने ट्रेड में वो नहीं चाहते कोई तीसरा एंटर करे। जैसे मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी पढ़ाए, ताकि कोई पढ़ाएगा नहीं तो मेरा ही चैनल चलेगा। तो सेम चीज ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन नेपोलियन ने खत्म कर दिया। अब ऐसे नेपोलियन खत्म कर देगा तो मेरा दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी बहुत अच्छे कर दिए। बिजनेसमैन बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स एंड नेशनल करेंसी would facilitate the movement of goods and capital from one region to another. बिजनेसमैन को रियलाइज हुआ कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, हर जगह सेम लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स, हर जगह वेट सेम है, और जो नेशनल करेंसी है पूरे कंट्री में एक ही करेंसी चल रही है, ये सारे चीज़ों से क्या होगा, जो हमारा गुड्स है वो बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह हम बेच सकते हैं, जिसमें हम ट्रेड में
जैसे हमने 1 kg बेचा, ठीक है, 1 kg का कुछ रेट था। अब अगर दूसरी जगह वही 1 kg को वो 800 ग्राम के बराबर ही मान रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो बिजनेसमैन को समझ में आ गया कि अगर ये नेपोलियन ने जो यूनिफॉर्मिटी लाई है उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं द मेकिंग ऑफ नेशन। द मेकिंग ऑफ नेशन में नेपोलियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नेपोलियनी कोड। और नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने स्टार्ट किया आसपास की कंट्रीज को एनेक्स करना, सब पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो कब्जा करने जाता था तो दूसरी कंट्रीज में बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आते थे। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि नेपोलियन आया हमारे ऊपर कब्जा करने। ऐसा क्यों लगता था? कोई पागल ही होगा जिसको लगेगा कि कोई दूसरे देश का आ रहा है, रूल कर रहा है, उसको खुशी हो रही है। इसका एक कारण ये था कि उन्हें लगता था कि ये लोग जो हैं वो हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी हैं, मतलब वो आज़ादी लेकर आ रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे भी हमें राइट नहीं मिल रहे हैं, हमारे ऊपर राजा बैठा है जो अपने मन मर्जी करता है, तो नेपोलियन आ रहा है उस राजा को मार रहा है तो हमें खुशी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो कई जगह लोगों ने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया, आज़ादी का पेड़, कि नेपोलियन आ रहा है हमें आज़ाद कर रहा है, और नेपोलियन का बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। बट ज़्यादा टाइम तक वो लोग नेपोलियन को सपोर्ट नहीं किए। नेपोलियन के आने के बाद उनको समझ में आया कि पहले एक राजा था जिसके अंदर हम दबा हुआ फील कर रहे थे, नेपोलियन आया हमें आज़ाद करेगा, बट आज़ाद तो किया नहीं उसने, और इनके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी, सेंसरशिप आ गई, जिससे पहले इनको फ्रीडम मिलती थी, जो फ्रीडम मिलती थी दूसरी कंट्रीज के लिए वर्क मतलब अपनी कंट्री थी, अपना फील करते थे। नेपोलियन आया, नेपोलियन इनके लिए थोड़ी सोच रहा था, नेपोलियन अपने फ्रांस के लिए सोच रहा था, तो इनसे इनको मतलब ही नहीं था। तो ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी लगाए थे इन सबका मोय मोय हो गया। द हैब्सबर्ग एम्पायर, हमने देखा कि अलग अलग एम्पायर थे। जो नेशन था लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं फील कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर जगह अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हैं और हर किंगडम्स में क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। अब इसका ही एक केस है द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर में बिल्कुल ऐसा केस था। हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। पैच वर्क का क्या मतलब है? चकत्ती होता है, कुछ कटा फटा होता है तो उस पर ऐसे ऐसे करके हम जोड़ देते हैं। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था बिल्कुल ऐसा ही था, अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग लोग थे, मतलब कोई भी यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही। जैसे मेरा ये शर्ट है, यहाँ पीला है, यहाँ नीला हो जाए, यहाँ काला हो जाए, यहाँ लाल हो जाए, इस तरीके से पैचवर्क था हैब्सबर्ग एम्पायर। It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग जियोग्राफी का एरिया। It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. जर्मन स्पीकिंग है, इटालियन स्पीकिंग है। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. आधी पॉपुलेशन कोई और लैंग्वेज बोल रही है, आधी पॉपुलेशन कोई और लैंग्वेज बोल रही है। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, गैलिशिया में पॉलिश बोला जा रहा है। मतलब एक एम्पायर में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद द बाउंड्रीज ऑफ द empire a mass of peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south and Rumans to the east of the Transylvania. अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग रह रहे थे। ये है, ये मैप है, ये देखो बिल्कुल पैच वर्क जैसा लग रहा है कि कहीं अलग कलर में अलग तरीके के लोग, अलग तरीके के लोग, यहाँ अलग तरीके के लोग, यहाँ अलग तरीके के लोग, और ये पूरा एक ही एम्पायर है। अब ऐसे एम्पायर में क्या होगा? ऐसे एम्पायर में कभी कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी? फिर उसके बाद इन रिवॉल्यूशंस के बाद कुछ नई क्लासेस का इमर्ज हुआ, जो एक नई मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। अभी तक जो सोसाइटी थी उसमें या तो रिच था कोई या तो पुअर था, मिडिल क्लास नहीं था। इसके बाद इमर्जेंस हुआ मिडिल क्लास का। In Western and Central Europe, the growth of industrial production meant the growth of towns and the emergence of commercial classes. इस टाइम आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे जैसे बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ग्रोथ हुआ तो एक नई क्लास का इमर्जेंस हुआ, कमर्शियल क्लास। ठीक है,
Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of Germany it occurred during the 19th century. फ्रांस और जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ा? जैसे पहले क्या होता था, इंडस्ट्रीज नहीं थी तब खेत होते थे, ज़मीन होते थे, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उस टाइम थी एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर कर रहा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा क्या है? सरकार के बाद सीधे कौन है इंपॉर्टेंट? एग्रीकल्चर। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर का जो सिग्निफिकेंस था वो कम हो गया और इंडस्ट्रीज का सिग्निफिकेंस बढ़ गया। जो खेतों में मजदूरी कर रहे थे उनके पैसे बढ़ गए, जो इंडस्ट्रीज में जाके काम करने लगे, जिससे एक ऐसी क्लास का इमरजेंस हुआ, एक ऐसे ग्रुप का इमरजेंस हुआ जिसकी सैलरी थोड़ी अच्छी खासी थी। अमीर तो नहीं हुए पर सैलरी अच्छी खासी थी, अच्छी लाइफ जी पा रहे थे। वही क्लास है मिडिल क्लास। In its wake, new social groups came into being, a working class population and middle classes made up of industrialists and businessmen. अब इन्हीं सारी सिचुएशन में एक नए ग्रुप्स आए, वर्किंग क्लास, जो जाके वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, और नए इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे छोटे बिजनेसमैन आए और एक नया क्लास इमर्ज हुआ, मिडिल क्लास। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द 19th सेंचुरी। जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में थे, जो ईस्टर्न यूरोप का एरिया है, अगर हम यूरोप में देखें, ईस्टर्न यूरोप इस साइड का एरिया, इस साइड क्या है? इस साइड लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट वेस्टर्न साइड इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से हम इस लॉजिक पे आ सकते हैं कि जो ग्रुप्स थे इस एरिया में, सेंट्रल और ईस्टर्न में, वो स्मॉलर थे। मिडिल क्लास थी तो, बट स्मॉलर थी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब ये जो नए नए आइडियाज आते हैं, ये नए आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये आइडियाज वो लेकर आते हैं जिनके पास खाली टाइम में बैठ के सोचने का। अब खाली टाइम होने से भी काम नहीं है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी होनी चाहिए। कुछ पढ़े लिखे हो, बुद्धि चलती हो, तब तो कुछ नया सोच पाएंगे। अब कुछ पढ़े ही नहीं है तो सोच भी नहीं पाएंगे। तो एक ऐसी क्लास इमर्ज हो गई जिसके पास एजुकेशन भी है और जिसके पास फ्री टाइम भी है, जो ना तो खेतों में जाके मजदूरी कर रहे हैं दिन भर, जिससे उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम मिल भी रहा है तो आराम कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास इमर्ज हुई जिसमें लोगों को सोचने का टाइम मिलने लगा, और जब सोचने का टाइम मिलने लगा तो नई नेशनलिज्म के आइडियाज़ इमर्ज होने लगे। ठीक है, और अब नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ भी इमर्ज होने लगे। अब आते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? ऐसे लोग गवर्नमेंट में जो रूल चलाते हैं। द एरिस्टोक्रेट्स वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। अब एरिस्टोक्रेट्स जो थे, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब अगर हम समझ लें तो IAS ऑफिसर समझ सकते हो। अब इनकी सारी लाइफ क्या थी? कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब इनके जीवन जीने का तरीका एक जैसा था, जो अलग अलग रीजनल डिविजन्स को हटा देता था कि अलग एरिया से कोई बात नहीं, लेकिन जीने का तरीका सेम है। क्यों? क्योंकि सब एरिस्टोक्रेट्स हैं। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। उनकी स्टेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, जो कंट्री साइड में मतलब शहरों के साइड में, और टाउन हाउसेज शहरों में भी घर। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। और हाई सोसाइटी में, जैसे आज के टाइम में हम कहीं बड़े क्लास में जाते हैं, हाई सोसाइटी में जाते हैं, तो हम क्या इंग्लिश बोल के दिखाते हैं ना कि देखो हमें इंग्लिश आती है, हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास क्लास है। तो यही क्लास दिखाने के लिए वो किसका यूज कर रहे थे? फ्रेंच का। ठीक है। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। और ये आपस में ही शादी ब्याह कर लेते थे, जिससे इनकी फैमिली इंटरकनेक्टेड हो जाती थी कि हाँ चलो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से कर लेगा शादी। इससे इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी, तो आपस में एक यूनिटी आ गई थी लोगों की। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। और जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, जिनके पास सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने का पावर था, वो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, वो एक छोटा ग्रुप था। आज भी देखो तो कितने IAS ऑफिसर हैं? बहुत ज़्यादा हैं क्या? बहुत छोटा ग्रुप है। एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, IAS ऑफिसर्स बहुत कम है। तो इनका जो ग्रुप था वो स्मॉल ग्रुप था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री। और जो ज़्यादा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा था वो पेजेंट्री थी, जो अभी भी खेतों में
काम कर रहे थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। जो यूरोप के वेस्ट का एरिया है वहाँ पर जो ज़्यादा ज़मीनें थी वो कौन फार्म कर रहा था? टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार, किराए पे लेके उस खेत पे खेती करते थे, या फिर स्मॉल ओनर्स जो छोटे छोटे ओनर्स थे ज़मीन के, वो उस पर खेती कर रहे थे। इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्स। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, इस वाले पार्ट में मैंने बताया इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पर जो सारी ज़मीनें थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी, हाई इनइक्वालिटी थी। तो जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न था वो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज किसी एक के पास थी और उस पर सर्स वर्क करते थे। सर्स मैंने बताया ऐसे लोग जो बिना पैसे के काम करते हैं उनकी लैंड पे, उसके बदले में उनको रहना खाना मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लिबरल नेशनलिज्म से और फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।